हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को हमने स्टार्ट किया था और आज इसका पार्ट 5 है। स्टूडेंट, इसमें हम डेली 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और स्टूडेंट, मैं अपने लेक्चर्स में इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करा ही रही हूँ। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को मैं उसकी पूरी लेक्चर सीरीज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट उन लेक्चर्स को देख रहा होगा तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको वो इजीली सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अगर आप चाहें, नहीं भी देखा है तो आप क्या है, इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, वो जो चैप्टर फर्स्ट है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया गया है, जिसमें कि हम सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को पढ़ते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी रेगुलेशन और जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें डिस्कस किया गया है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जाकर उस लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में जो ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। आपको ऐसा एक्ट बताना है जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में उसको अबॉलिश कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट, अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास 2 क्षेत्रों में क्या है, अभी भी इसकी मोनोपोली बनी हुई थी, अभी भी इसका एकाधिकार ट्रेड में बना हुआ था 2 फील्ड्स में, जिसमें से कि पहला था ट्रेड विद चाइना। ठीक है, चाइना के साथ क्या था, अभी भी ट्रेड करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, उसका एकाधिकार बना हुआ था। और दूसरा था ट्रेड विद टी। ठीक है, ट्रेड इन टी, जो चाय का व्यापार था उसमें भी क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली अभी भी इन 2 सब्जेक्ट्स में बनी हुई थी। एक तो ट्रेड इन टी और दूसरा है ट्रेड विद चाइना। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो चलिए स्टूडेंट, अब आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू जो इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बजट को डिस्कस करने की पावर मिल गई थी। इसका आपको आंसर देना है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था उसके थ्रू जो इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बजट में डिस्कस करने की पावर मिल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एक्ट द प्रोविज़न वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इसमें कहा गया है कि किस एक्ट के थ्रू जो क्या है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको कि कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था उसको किस एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न आया था कि कलकत्ता में क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। तो आपको बताना है कि कौन से एक्ट के थ्रू कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ
ठीक है, 1773, जिसे कि क्या कहते थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी कहते थे। तो स्टूडेंट जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये क्या था, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, उसके फंक्शंस को, ठीक है, उसके लिए पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट द फेडरल कोर्ट वॉज क्रिएटेड इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि किस एक्ट के थ्रू इंडिया में फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, या फिर कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू इंडिया में फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था या फेडरल कोर्ट को बनाया गया था। तो स्टूडेंट बताइए ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू फेडरल कोर्ट को इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया, उसको क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू जो फेडरल कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और स्टूडेंट जो फेडरल कोर्ट है उसको इंडिया में बनाया गया था 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को जो ये फेडरल कोर्ट है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जो कि फेडरल कोर्ट था, जो उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर इसके पहले चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। और इसका जो प्रोविज़न है वो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ये पूछा गया है कि जो डायरकी था, जो डबल रूल था, उसको सेंट्रल लेवल में किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। स्टूडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसके थ्रू जो क्या होता है, जो डायरकी होती है उसको प्रोविंसेस से रिप्लेस करके सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर अगर पूछा जाए कि सेंट्रल लेवल पर डायरकी का जो इंट्रोडक्शन किया गया, डबल रूल का जो इंट्रोडक्शन किया गया, वो कब किया गया, तो उसको किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। ये पूछा गया है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था वो किससे रिलेटेड था। स्टूडेंट ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है इसको क्या कहते हैं, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था इसके थ्रू मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को दे दिया गया था, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू क्या किया गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वहीं से क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The Indian legislature was made bicameral for the first time by which act? इसमें ये पूछा गया है कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसको पहली बार बाईकैमरल किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाईकैमरल बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस इज ए रेलिक्स ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर होती है वो कहाँ से ली गई है, उसको किस एक्ट से लिया गया है? स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है उसको लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। और जो जिसमें कि जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ए फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच एक्ट? इसमें कहा गया है कि क्या है जो केंद्र है, जो सेंटर है, वहाँ पर फेडरल सिस्टम को और डायरकी को किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। स्टूडेंट जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी का, जो कि मैं लेक्चर सीरीज़ कर रही हूँ अलग से, तो उसमें क्या है कि जो पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसके क्या है कम से कम 250 से 250 ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिनको क्या है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वहाँ से सीधे हमने उनको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया है। तो स्टूडेंट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ये क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये कहा गया है कि सेंटर में जो कि डायरकी का कॉन्सेप्ट है, जो डबल रूल का कॉन्सेप्ट है और जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या कहा गया है कि जिसमें कि सेंट्रल और जो क्या है स्टेट की प्रोविंसेस हैं उनके बीच में पावर को सेपरेट कर दिया जाता है। पावर का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो वो क्या है उसका जो इंट्रोडक्शन किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू किया गया था सेंटर लेवल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि डायरकी को प्रोविंसेस में कब लाया गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर तब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू डायरकी को प्रोविंसेस में लाया गया। लेकिन अगर सेंटर के बारे में पूछा जाए कि सेंटर में पहली बार जो डायरकी है या जो फेडरल सिस्टम है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो इंडियन पॉलिटी का हमने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया था, तो आज की सीरीज़ 10 क्वेश्चंस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।